हेलो एवरीवन, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है। तो अपने केमिकल इक्विलिब्रियम के रिवीजन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो बात करते हैं ओवरऑल रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन की, जिसको हम नेट रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन भी बोलते हैं और आर नेट से डिनोट करते हैं। तो कोई भी एक हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन है, सपोज ए रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू बी, तो ये दो इंडिपेंडेंट रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। एक लेफ्ट टू राइट वाली फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरी राइट टू लेफ्ट वाली बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन का अपना इंडिविजुअल रेट है। फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को हम आर एफ से डिनोट करते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को हम आर बी से डिनोट करते हैं। अब हम बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलते हैं कि इनिशियली हमने सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट्स यानी कि लेफ्ट साइड वाला सब्सटेंस यानी कि इस रिएक्शन में सिर्फ ए लिया होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इनिशियली ए ही लिया है और हमारा आर एफ हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और आर बी हमारा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, तो नेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब भाई ये दोनों अपोजिंग रिएक्शन है, तो दोनों का रेट को हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, क्योंकि दोनों अपोजिट रिएक्शन है। तो आर एफ माइनस आर बी होगा या फिर आर बी माइनस आर एफ होगा। अब इन दोनों में से क्या होगा, इसको हमें समझने के लिए एक बात जाननी होगी कि रेट क्या होती है। बेसिकली रेट होती है हमारी स्पीड ऑफ रिएक्शन, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसी को ध्यान रखते हुए हमें लिखना होगा इसका फॉर्मूला आर एफ माइनस आर बी या आर बी माइनस आर एफ, ठीक है। तो अब ये बात समझते हैं कि इनिशियली हमारा क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो पे जब हमारी रिएक्शन चालू होगी, रिएक्टेंट्स हमने लिए होंगे और रिएक्शन चालू करेगी, तो समय के साथ क्या होगा, हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो इनिशियली मैक्सिमम होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इनिशियली जीरो होगा। समय के साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घटेगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन घट रहा है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ रहा है। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी भी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से ज़्यादा होगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। तो क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन से ज़्यादा होगा या एट मैक्स बराबर हो सकता है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे, क्योंकि हमारा सभी टाइप की रेट, चाहे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलो, बैकवर्ड रिएक्शन बोलो, चाहे नेट रेट बोलो, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो इसलिए आर एफ माइनस आर बी ही आपका आर नेट होगा। अब इनिशियली क्या था, हमारा आर एफ हमारा मैक्सिमम था और आर बी हमारा जीरो था। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने क्या बोला था, आर नेट बोला था, ठीक है। तो आर नेट हमारा इनिशियली क्या था, मैक्सिमम था। अब आर एफ समय के साथ घटा और आर बी समय के साथ बढ़ा, तो समय के साथ क्या, आर नेट यानी कि इन दोनों का डिफरेंस क्या कर रहा है, घट रहा है। और जब ये दोनों इक्विलिब्रियम टाइम पे जब दोनों बराबर हो गए आर एफ और आर बी, तो आर नेट कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। डिफरेंस कुछ बचा ही नहीं, डिफरेंस जीरो हो गया। तो इस बात को हमें ग्राफिकली प्लॉट करना है, आर नेट वर्सेस टाइम। तो इनिशियली हमारा आर नेट एक मैक्सिमम वैल्यू से क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और इक्विलिब्रियम टाइम पे ये जीरो हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम टाइम के बाद भी अगर हम कोई टाइम पे देखेंगे तो ये जीरो ही बना रहेगा, जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल चेंज नहीं करा जाएगा। ठीक बात, अपने को ये बात समझ में आ गई। अब एक बात जो कैच है यहाँ पे समझने का, कि ये जो डिक्रीज होता है आर नेट का, ये लीनियरली नहीं होता है आपका, ये एक्सपोनेंशियली होता है, ठीक है। तो अगर कोई लीनियरली ऑप्शन में डिक्रीज आपका हो तो आपका वो आंसर नहीं होगा, आपका एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ही आपका आंसर होगा। तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होना चाहिए, एक मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज करेगा, इक्विलिब्रियम टाइम पे जीरो हो जाएगा, फर्दर इक्विलिब्रियम टाइम पे किसी भी टाइम पे ये जीरो ही बना रहेगा, लेकिन जो डिक्रीज होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। इसका रीज़न केमिकल काइनेटिक्स में आता है। ठीक बात, अपने कोई बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब दो पॉइंट आपको नोट करके समझने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में एज इट इज़ पूछ दिए जाते हैं, चाहे नीट हो चाहे जेईई हो, एज इट इज़ ये पूछ दिए जाते हैं। रीज़न इनका थर्मोडायनेमिक्स में आता है, लेकिन अपने को ये याद होने चाहिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम बात करें और इक्विलिब्रियम जब वो रीच कर लेगी, हमें पता है कि एनी रिवर्सिबल रिएक्शन विल ऑलवेज रीच इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम दो प्रॉपर्टीज होती हैं, एक डेल्टा एस कौन सी, यूनिवर्स वाली, और दूसरा डेल्टा जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वाली। तो डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, एंड डेल्टा जी यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इन दोनों की ही वैल्यू जीरो होगी इक्विलिब्रियम पे। तो ये बात हमें याद होनी चाहिए, रीज़न इसका थर्मोडायनेमिक्स में आता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसा लॉ है जो कि डिराइव्ड होता है रेट लॉ से। रेट लॉ पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स नाम के चैप्टर में, जो कि आता है भाई क्लास 12th में, ठीक है भाई। तो अगर हम कोई भी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन की बात करें, सपोज ए
ए गैस प्लस बी गैस रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू सी टाइम्स सी गैस प्लस डी टाइम्स डी गैस। ठीक है, तो ये दो इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन के हमारे रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, तो ए टाइम्स ए गैस प्लस बी टाइम्स बी गैस विल चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स हमारे ये हो जाएंगे सी टाइम सी गैस प्लस डी टाइम डी गैस। ठीक है, नहीं लिखे, क्यों नहीं लिखे मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन की बात करें तो उसके रिएक्टेंट क्या होंगे, सी और डी होंगे। तो अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन लिखे तो सी टाइम सी गैस प्लस डी टाइम डी गैस विल चेंज इनटू इट्स प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन के बैकवर्ड रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे आपके ए टाइम ए गैस प्लस बी टाइम बी गैस। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि रेट लॉ ये कहता है भाई कि रेट ऑफ एनी रिएक्शन, रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स। ठीक है, रेज टू द पावर, ईच रेज टू द पावर अ नंबर। ठीक है, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट उसके रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उन कंसंट्रेशन के रेज टू द पावर में एक नंबर आएगा। और अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो जो रेज टू द पावर में नंबर आएगा वो आपका कुछ नहीं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा। तो रेट ऑफ एनी रिवर्सिबल रिएक्शन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of its reactant raised to the power their stoichiometric coefficients for both forward and backward reactions respectively। ठीक भाई बात। तो अगर हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो रेट की अगर बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, और रेज टू द पावर में क्या आएगा, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी कि ए और बी। और जिस टाइम पे आपका रेट आपको जानना है उसी टाइम की आप कंसंट्रेशन भी लोगे रिएक्टेंट्स की, ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली आप बैकवर्ड रिएक्शन की भी रेट को क्या, अगर टी टाइम पे आपको जाननी है तो कंसंट्रेशन लोगे उसके रिएक्टेंट्स की, बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट क्या है सी और डी, और ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, और जिस टाइम की रेट उसी टाइम की कंसंट्रेशन। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पे क्योंकि रेट लॉ हमने लिखा है, रेट लॉ से हमने कांस्टेंट लिखा है, हमें रेट्स का एक्सप्रेशन लिखा है, तो रेट के एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट आएगा उसको क्या बोलोगे, रेट कांस्टेंट बोल दोगे। और फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा उसको के एफ बोल दोगे, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा उसको आर बी के बी बोल दोगे, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है भाई, अब अपने को क्या बात पता है, अपने को पता है भाई इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। हाँ भाई, तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। ठीक है, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। अब भाई इधर भी एक हमारा कांस्टेंट है और इधर भी एक कांस्टेंट है, के एफ एक कांस्टेंट है, के भी एक कांस्टेंट है, तो हम क्या डिवाइड करके दोनों को एक नया कांस्टेंट लिख सकते हैं, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, भाई कांस्टेंट ही रहेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो के एफ अपॉन के बी करें या के बी अपॉन के एफ करें। अब दो ऑप्शन थे तो दोनों में से हमें एक तो करना ही था, तो हमने के एफ अपॉन के बी कर दिया, टॉस करा, और साइंटिस्ट लोग ने टॉस करा और रिजल्ट आया वो के एफ अपॉन के बी के फेवर में आया, तो हमने के एफ अपॉन के बी कर दिया, और ये आ गया हमारा, इसी को हमने बोल दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के एफ अपॉन के बी नॉट के बी अपॉन के एफ। ठीक है, अब यहाँ से हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा, क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर स्मॉल डी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर स्मॉल ए मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर स्मॉल बी। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया ये क्या इस फॉर्मेट का आया कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। हाँ भाई, इस टाइप का आया, सी और डी हमारे प्रोडक्ट थे और ए और बी हमारे रिएक्टेंट थे, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इस टाइप का हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आया। और ये जो अमाउंट हमने लिखी ये किसके टर्म्स में लिखी, कंसंट्रेशन के टर्म्स में हमने लिखी। तो क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखा इसमें जो अमाउंट लिखी वो कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखी, इसीलिए इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम केसी बोल देंगे। केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में अमाउंट्स है वो कंसंट्रेशन के टर्म्स में ही हमने लिखी हैं। ये बात अपने को समझ में आ गई। अब एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे समझने की, कि एकदम नोट करके दिमाग में सेट करने वाली बात है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में जो भी हमने कंसंट्रेशन लिखी वो इक्विलिब्रियम टाइम वाली ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि भाई इक्विलिब्रियम टाइम पे ही तो हमने रेट्स को इक्वल करा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर कब है, इक्विलिब्रियम पे, तो जो कंसंट्रेशन आएगी वो भी
इक्विलिब्रियम वाली आएगी। ये बात अपने को ध्यान होनी चाहिए कि इस एक्सप्रेशन में सभी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम टाइम वाली ही होंगी। और कंसंट्रेशन क्या है, बेसिकली आपकी मोलैरिटी है, मोल पर लीटर में ही आपको लिखनी रहेंगी। ठीक है, ये तो बेसिक बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं। तो अगर हमारी कोई रिएक्शन है, ठीक है, N2O4 गैस रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू ट्वाइस ऑफ NO2 गैस, ठीक है, तो इसका केसी का एक्सप्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर दिया स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो बैलेंस्ड आपकी रिएक्शन होनी चाहिए और आप सिंपली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर इट्स स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। सिमिलरली आप इसके लिए भी लिख लोगे N2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू ट्वाइस ऑफ NH3 गैस। तो इसका केसी का एक्सप्रेशन आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का क्यूब। तो इस तरीके से केसी का एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि नीट 2020 में आया था। क्या है कि भाई एक रिएक्शन हमें दी हुई है, ठीक है, थ्राइस ऑफ O2 गैस रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू ट्वाइस ऑफ O3 गैस। ठीक है, इसमें हमें 298 केल्विन पे हमें केसी का एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है भाई, हमसे कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम हमें दी हुई है, कंसंट्रेशन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम दी हुई है। हमसे पूछा कंसंट्रेशन ऑफ O3 इन मोलर। ठीक है, मोलर मतलब वही मोलैरिटी में कंसंट्रेशन हमसे पूछ रहा है, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए। तो भाई केसी का एक्सप्रेशन हमें पता है कि केसी क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ O3 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन रेज टू द पावर 3। तो ये हो जाएगा हमारा केसी का एक्सप्रेशन सिंपली, जैसे कि हमने ऊपर देखा। ठीक है, केसी हमें पता था 3 इंटू 10 की पावर -59। कंसंट्रेशन ऑफ O3 हमसे पूछा था, कंसंट्रेशन ऑफ O2 हमें गिवन था 0.04, जिसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, लिख सकते हैं हम यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 192 इंटू 10 की पावर -65। अब कंसंट्रेशन ऑफ O3 निकालने के लिए, ओजोन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो 19.2 इंटू 10 की पावर -64। 10 की पावर -64 का स्क्वायर रूट तो ईजिली आप 10 की पावर -32 लिख सकते हो। लेकिन 19.2 का स्क्वायर रूट हो सकता है आपको नहीं आता हो, तो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर ये 16 होता, 19.2 की जगह 16 होता तो आंसर क्या आता, 4 आता। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो आपको ध्यान है। ठीक है, लेकिन अगर ये 25 होता तो क्या आता, 5 आता। ठीक है, स्क्वायर रूट इसका अगर ये 25 होता तो क्या है 16 और 25 के बीच में लाया कर रहा है, तो क्या इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो 4 और 5 के बीच में लाया करेगा, बिल्कुल। तो 4 और 5 के बीच में ये नंबर आएगा, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग ये नंबर आएगा इंटू 10 की पावर -32। तो एक ही ऑप्शन आपका है, कौन है, 4.38 इंटू 10 की पावर -32, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जनरली तो आपका एक ही ऑप्शन होगा, लेकिन अगर मल्टीपल ऑप्शन है तब आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो ज़रूरत नहीं थी और मैक्सिमम क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं होती, MCQs में हम डायरेक्टली ही निकाल देते हैं फटाफट, जिस तरीके से मैंने अभी सॉल्व कर दिया। तो इससे हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो बेसिक क्वेश्चन था, हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन नीट में बहुत पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि नीट 2022 में पूछा गया था। कह रहा है कि एक हमारी रिएक्शन है, ठीक है, A + B रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू C + D, और कह रहा है कि इफ़ 1 मोल ऑफ ईच ऑफ A एंड B आर प्रेजेंट इनिशियली, यानी कि T = 0 पे हमने 1 मोल लिया था A का और 1 मोल लिया था B का, और इक्विलिब्रियम पे 0.7 मोल C बन रहा है, देन Kc फॉर द रिएक्शन। Kc का एक्सप्रेशन हमसे पूछ रहा है, Kc की क्या वैल्यू होगी हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि टेम्परेचर 300 केल्विन और कैपेसिटी ऑफ कंटेनर 1 लीटर है। तो भाई 1 मोल A अगर हमने लिया था और 1 मोल B अगर हमने लिया था, तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई, मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन में जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को आप क्या बोलते हो, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसी को आप क्या बोलते हो, मोलैरिटी बोलते हो। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर यूनिट बेसिकली वॉल्यूम। तो 1 मोल और 1 लीटर कंटेनर है, तो मोलैरिटी भी कितनी हो गई आपकी, 1 ही हो गई, क्योंकि 1/1 कितना हो गया, 1 हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B कितनी हो गई, 1 मोलर हो गई। तो T = 0 पे 1 मोलर A है और 1 मोलर B है। ठीक है, C और D नहीं है। ठीक है, इक्विलिब्रियम टाइम पे क्या होगा कि भाई 1 में से कुछ X कंज्यूम हो गया होगा, भाई A हमारा पूरा तो ख़त्म नहीं हुआ होगा। यही हमारी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है कि रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे रिएक्टेंट्स कभी भी पूरे कंज्यूम नहीं होते हैं।
ठीक है, कुछ एक्स कंज्यूम हुआ होगा, हमने मान लिया ऐसी बी में से भी कुछ एक्स कंज्यूम हुआ होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 1 ही है। भाई कुछ नहीं दिया हुआ मतलब आप 1 1 ही मानोगे सभी रिएक्टेंट और सभी प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो अगर 1 में से कुछ एक्स कंज्यूम हुआ होगा ए का और 1 में से कुछ एक्स कंज्यूम होगा बी का, तो सी और डी कितने बने होंगे? एक्स एक्स बने होंगे। ठीक बात है भाई, बेसिक बात। अब कह रहा है कि x हमारा कितना है, यानी कि इक्विलिब्रियम पे 0.7 मोल C है। और अगर मोलैरिटी की बात करूँ तो कितनी हो जाएगी? 0.7/1, क्योंकि कैपेसिटी कंटेनर की 1 लीटर है, तो 0.7 मोलर हमारा C बन रहा है इक्विलिब्रियम पे, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 0.7 हो गई। तो D की वैल्यू भी आपकी कितनी आ जाएगी? 0.7 आ जाएगी। आपकी A और B की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे 0.3 मोलर आ जाएगी, x की वैल्यू 0.7 डाल के। तो Kc का एक्सप्रेशन अब क्या आएगा? Kc का एक्सप्रेशन आएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ईच रेज़ टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सभी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ C टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा 49/9। सिंपल कैलकुलेशन है, 5.44 आपका आंसर आ जाएगा Kc का। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे, उसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना था, 5.4 ऑप्शन था, सिंपल क्वेश्चन था, आपका हो गया। Kc की वैल्यू निकालनी थी। इस क्वेश्चन से हमें क्या बात समझ में आती है कि जो हमें Kc के एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन लेनी होती है वो इक्विलिब्रियम टाइम वाली लेनी होती है, जो कि मैं पहले ही नोट करके बता चुका हूँ। तो यही बात हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी थी, बाकी क्वेश्चन हमारा सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात आती है कि जो हमारी गैसेस होती हैं, गैसेस के लिए हमारा एक इक्वेशन वैलिड होती है, PV = nRT। बाय डिफॉल्ट हम आइडियल गैस ही मान के चलते हैं, जब तक ना बोला जाए कि कंसिडर नॉन आइडियल गैस बिहेवियर, तब तक हम आइडियल गैस ही मान के चलते हैं। और सभी आइडियल गैस यानी कि गैसेस के लिए PV = nRT वैलिड है। इसी को हम रीअरेंज करके बोल सकते हैं कि जो प्रेशर ऑफ गैस होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? मोल्स ऑफ गैस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ गैस इंटू RT, और मोल्स ऑफ गैस अपॉन में वॉल्यूम ऑफ गैस को हम क्या बोल देंगे? कंसंट्रेशन ऑफ गैस या बेसिकली मोलैरिटी ऑफ गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस क्या हो जाएगा हमारा? कंसंट्रेशन ऑफ गैस इंटू RT। भाई R तो हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T हमारा टेम्परेचर, जो कि कांस्टेंट बना रहता है फॉर अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। ठीक बात। जो कोई भी टेम्परेचर हमारा चेंज होता है, अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो या तो रिएक्शन होने से पहले होता है, रिएक्शन होने के बाद होता है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ये बहुत ही एक मिसकंसेप्शन होता है। फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ गैस के। ठीक है, क्योंकि RT हमारा कांस्टेंट है। तो गैसियस रिएक्शन के लिए जो हमने रेट लॉ पहले लिखा था, किसमें? कंसंट्रेशन के टर्म्स में, हम गैसियस रिएक्शन के लिए रेट लॉ को पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो वही जो हमने रिएक्शन की बात करी थी, A टाइम्स A गैस प्लस B टाइम्स B गैस रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू C टाइम्स C गैस प्लस D टाइम D गैस। ठीक है, हमने इसी तरीके से जैसे कि कंसंट्रेशन के टर्म में रेट लॉ लिखा था, इसी तरीके से हम पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में भी रेट लॉ को लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर स्मॉल a मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर स्मॉल b। बैकवर्ड रिएक्शन का सिमिलरली रेट हो जाएगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर स्मॉल c टाइम्स पार्शियल प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर स्मॉल d। बेसिकली रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन जैसे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉर गैसियस रिएक्शन को हम वही क्या बोल देंगे? रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, अगर वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि गैसेस के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ गैस के। तो सिंपल रेट लॉ जैसी कंसंट्रेशन के लिए लिखा वैसी पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखा। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम KF' बोल देंगे, और रेट को हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को RF' बोल दिया। अब ये RF' क्यों बोला, RF' KF' क्यों बोला? पहले तो RF KF बोला था भाई, इसलिए बोला क्योंकि जो पहले RF था और जो अब RF है, इन दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। ऐसा क्यों भाई? दोनों रिएक्शन तो भाई सेम है, तो ऐसा इसलिए समझो कि ये ऐसा इसलिए होगा कि RF' और KF' जो है, और RF और जो KF है वो दोनों अलग अलग हैं। भाई क्यों? दोनों रिएक्शन सेम थी। अब इसलिए है क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन थी, ये भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, रिएक्शन भी सेम है, लेकिन वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। और ये जो KF है
यानी कि के एफ डैश है, ये है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। वो जो के एफ था वो था रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो दोनों की वैल्यूज अलग अलग होंगी, आर एफ अलग होगा, आर एफ डैश अलग होगा, के एफ अलग होगा, के एफ डैश अलग होगा, क्योंकि वो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन था, ये इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है। इसीलिए मैं दोनों को सेपरेट करने के लिए अलग अलग लिख देता हूँ। सिमिलरली जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा आर बी डैश, वो होगा के वी डैश टाइम्स पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू द पावर सी टाइम्स पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू द पावर स्मॉल डी। ठीक है, वही बात हो गई अपनी कि आर बी और आर बी डैश अलग अलग और के बी और के बी डैश अलग अलग, क्योंकि वो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन था, ये इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर है। लेकिन इक्विलिब्रियम पे भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होना ही होना है। ये तो इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है भाई, कि केमिकल इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी है कि इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होगा, तो हमने वो लिखा। अगेन हमारा के एफ डैश एक कांस्टेंट है, के वी डैश एक कांस्टेंट है, डिवाइड करके हमने एक नया कांस्टेंट बना लिया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन में रेट ऑफ बैकवर्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन में रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हमारा क्या हो जाए, कहलाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाएगा, जैसे हमने पहले देखा था। ठीक है, तो रेट बराबर थी इक्विलिब्रियम टाइम पे फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ गया हमारा, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन में रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जैसा पहले था वैसा ही अब है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का तो भाई सिंपल आप ध्यान रखो कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। पहले जो एक्सप्रेशन था वो कंसंट्रेशन के टर्म्स में था, ये जो एक्सप्रेशन है पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में। वो एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन के टर्म में था, इसीलिए उसको हमने केसी बोल दिया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, तो इसलिए इसे केपी बोल दोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। जो वो एक्सप्रेशन था और जो ये एक्सप्रेशन है, दोनों में ही जो आप अमाउंट्स लिखोगे वो आप इक्विलिब्रियम टाइम वाले ही लिखोगे। वहाँ कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम टाइम वाले लिखोगे, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम टाइम वाले लिखोगे, क्योंकि रेट जो आपने बराबर करे हैं ये इक्विलिब्रियम वाले ही बराबर करें। भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होता है कब, इक्विलिब्रियम टाइम पे। तो इक्विलिब्रियम टाइम के रेट बराबर करें तो अमाउंट्स जो भी लोगे वो इक्विलिब्रियम टाइम वाले ही लोगे। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई। एक और बात अपने को समझने की, जितने भी पार्शियल प्रेशर आपने लिए इक्विलिब्रियम टाइम वाले तो लिए, लेकिन जो भी पार्शियल प्रेशर आप लोगे वो सेम यूनिट्स में लोगे। कि अगर एटीएम के टर्म्स में ले रहे हो तो एटीएम वाले ही लोगे चारों, अगर बार में ले रहे हो तो सभी पार्शियल प्रेशर बार में लोगे, अगर टॉर में ले रहे हो तो सभी टॉर में, अगर सभी मिलीमीटर ऑफ मरकरी में तो सभी मिलीमीटर ऑफ मरकरी में। वहाँ पे तो क्या था कि कंसंट्रेशन सभी मोलारिटी में ही लोगे, मोल पर लीटर में ही लोगे, तो वहाँ ये बात नहीं आती है। लेकिन यहाँ पे सभी पार्शियल प्रेशर आपको सेम यूनिट में लेने हैं, ये बात का ज़रूर ध्यान रखें, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। अब बात आती है यूनिट्स ऑफ के इक्विलिब्रियम की। के इक्विलिब्रियम तो जनरल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो फॉर जो हम रिएक्शन की स्टडी करें ए टाइम्स ए गैस प्लस बी टाइम बी गैस रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू सी टाइम्स सी गैस प्लस डी टाइम्स डी गैस, जो के सी का एक्सप्रेशन होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू द पावर सी मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू द पावर डी अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ए मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर पी, जहाँ पे सारी कंसंट्रेशन आपकी मोलैरिटी है यानी कि मोल पर लीटर में है। तो अगर हमें बेसिक यूनिट एंड डायमेंशन क्लियर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि मोल पर लीटर रेज टू द पावर सी प्लस मोल पर लीटर रेज टू द पावर सी टाइम्स मोल पर लीटर रेज टू द पावर डी अपॉन में मोल पर लीटर रेज टू द पावर ए मल्टीप्लाई में मोल पर लीटर रेज टू द पावर बी। इसको रीअरेंज करके आप क्या लिख दोगे, मोल पर लीटर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी रेज टू द पावर में आ जाएगा इनके। ठीक है, तो मोल पर लीटर रेज टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अब ये सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी क्या है, क्या ये चेंज इन मोल्स है, क्या ये चेंज इन मोल्स है भाई। कैसे चेंज इन मोल्स है, आप देखो कि C प्लस डी आपका क्या है, बेसिकली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स है। ठीक है, टोटल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स, और A प्लस बी क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स है। ठीक है, अब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको किसका आइडिया देता है, आपको मोल्स का आइडिया देता है, आपको मोल्स का आइडिया देता है। बिल्कुल, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आपको मोल्स का आइडिया देता है। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स क्या है, डेल्टा है। डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। और किसी भी रिएक्शन के लिए फाइनल चीज़ क्या है, प्रोडक्ट्स, और इनिशियल चीज़ क्या है, रिएक्टेंट्स। तो डेल्टा एन हम लिख सकते हैं, डेल्टा एन क्योंकि इसलिए लिख लिया क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया हमने, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दिया। तो डेल्टा एन के साथ हमने एक जी भी लगा दिया। क्यों जी इसलिए लगाया क्योंकि जितने भी ये हमने
मोल्स लिए ये किसके थे, गैसेस के थे भाई, सभी सब्सटेंसेस गैस थे, तो इसीलिए हमने डेल्टा एन जी कर दिया, ठीक है, डेल्टा एन जी। और आगे देखेंगे कैसे है, तो के सी की कभी भी हमें यूनिट लिखनी हो तो हम क्या लिखेंगे, मोल पर लीटर की पार डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कैसे निकालते हैं इसको भी देखेंगे। इसी तरीके से केपी का एक्सप्रेशन हमें पता है कि प्रेशर के टर्म्स में हम ऐसे लिखते हैं, प्रेशर की यूनिट कुछ भी हो सकती है, एटीएम, बार, पास्कल, टॉर, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, कुछ भी लिख सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड एटीएम होती है, तो केपी की यूनिट अगर हम एटीएम के टर्म में लिखें तो जैसे पहले आपका आ गया था कि सी की यूनिट आ गई थी मोल पर लीटर रेस्ट टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यहाँ पे केपी की यूनिट आ जाएगी एटीएम रेस्ट टू द पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी को आप चेंज इन मोल्स लिख दोगे, चेंज इन गैसियस मोल्स लिख दोगे तो आप डेल्टा एन जी लिख दोगे, तो केपी की यूनिट क्या हो जाएगी, एटीएम रेस्ट टू द पावर डेल्टा एन जी। अब ये डेल्टा एन जी है क्या भाई, दिमाग खराब कर दिया डेल्टा एन जी ने, तो डेल्टा एन जी कुछ नहीं है, चेंज इन गैसियस मोल्स फॉर रिएक्शन। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल चीज़ क्या है प्रोडक्ट, इनिशियल चीज़ क्या है रिएक्टेंट, तो डेल्टा एन जी क्या हो गया, समेशन ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई, देख लेते हैं। कोई भी रिएक्शन है N2O4 गैस रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू ट्वाइस ऑफ NO2 गैस, तो डेल्टा एन जी क्या होगा, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। भाई आपको गैसेस वाले ही प्रोडक्ट और रिएक्टेंट देखने हैं, बाकी सॉलिड, लिक्विड, एक्वस ऐसे रिएक्टेंट्स आपको नहीं देखने हैं। तो एक बात है कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखो तो आप उनका फेज साथ में लिखो, 4 फेज पॉसिबल है, या तो सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस या फिर एक्वस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फेज है, तो भाई रूम टेम्परेचर पे हमें बेसिक फेज पता है कि हाइड्रोजन गैस होगी, आपकी CO2 गैस होगी, ठीक है, ऑक्सीजन गैस होगी, क्लोरीन गैस होगी, फ्लोरीन गैस होगी, ब्रोमीन लिक्विड होगी, आयोडीन सॉलिड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होगा, कोई भी आयन होगा एक्वस होगा, वाटर होगा लिक्विड होगा। इस तरीके से हमें बेसिक फेज पता है रूम टेम्परेचर पे, और नहीं भी पता है तो समय के साथ हमें जब IOC और OC पढ़ेंगे तो समय के साथ ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और कुछ चीज़ें हमें समय के साथ याद भी रखनी पड़ेंगी, इंटेंशनली याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एक हैबिट डाल लो कि सभी केमिकल रिएक्शन में सभी सब्सटेंसेस की फेज ज़रूर लिखा करो, ठीक है। तो अगर हमारी ये रिएक्शन है तो डेल्टा एन जी क्या होगा, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल, प्रोडक्ट एक ही है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, वो गैस है, ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड के गैसियस मोल्स हो गए 2 माइनस रिएक्टेंट साइड के गैसियस मोल्स कितने हो गए, आपका एक ही रिएक्टेंट है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, वो गैस भी है, तो 2 माइनस 1 आपका कितना हो गया, डेल्टा एन जी 1 हो गया। केसी की यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर की पार डेल्टा एन जी यानी कि 1, केपी की यूनिट क्या आ गई, एटीएम रेस्ट टू द पावर डेल्टा एन जी 1 डाल दिया, सिंपल, ठीक है। अगर अगली रिएक्शन की बात करें PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू PCl5 गैस, इसके लिए डेल्टा एन जी निकालने तो गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, भाई तीनों ही गैस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट साइड के गैसेस मोल्स कितने हो गए, एक इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो एक हो गए प्रोडक्ट साइड के गैसेस मोल्स माइनस रिएक्टेंट साइड के गैसेस मोल्स, भाई 2 रिएक्टेंट है दोनों गैसेज है, दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो रिएक्टेंट साइड के गैसेस मोल्स हो गए 1 + 1 यानी कि डेल्टा एन जी कितना आ गया -1। तो केसी की यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर की पार -1, और केपी की यूनिट आ गई एटीएम की पार -1, ठीक है, तो ये आ गई। और अगर हम बात करें कि H2 गैस प्लस I2 गैस रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू ट्वाइस ऑफ HI गैस, भाई तीनों ही गैस हैं, डेल्टा एन जी की बात करें तो प्रोडक्ट साइड के गैसेस मोल्स कितने हो गए, आपके 2 हो गए, और रिएक्टेंट साइड के गैसेस मोल्स कितने हो गए 1 + 1 यानी कि डेल्टा एन जी की वैल्यू हो गई 0, ठीक है। तो केसी की यूनिट क्या आ गई, मोल पर लीटर की पार 0 यानी कि केसी आ गया यूनिटलेस, तो केपी की यूनिट क्या आ गई, एटीएम रेस्ट टू द पावर 0 यानी कि केपी भी आ गया यूनिटलेस। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि डेल्टा एन जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और केपी केसी की यूनिट आपकी कुछ भी हो सकती है और वो यूनिटलेस भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें एसर्शन रीजन में पूछ सकते हैं भाई कि डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्या 0 हो सकता है, छोटी छोटी बातें आपकी यही चीज़ें एसर्शन रीजन में जब आती है तो क्वेश्चन कई बार गलत होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो सभी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और बात करते हैं भाई NH4 सॉलिड, NH4Cl सॉलिड है रिवर्सिबली चेंजिंग इनटू NH3 गैस प्लस HCl गैस। अब यहाँ पे हमें डेल्टा एन जी निकालना है, तो भाई सॉलिड को तो हम देखेंगे नहीं, हम क्या देखेंगे, खाली गैसियस सब्सटेंसेस को देखेंगे। तो डेल्टा एन जी के लिए प्रोडक्ट की गैसेस माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट साइड हमारे गैसेस हैं कितनी, 2 हैं, और दोनों के आपके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और 1 है, तो आपका प्रोडक्ट साइड के गैसेस मोल्स आ गए 2, रिएक्टेंट साइड कोई भी गैस प्रेजेंट है ही नहीं तो उसके गैसेस मोल 0 हो जाएंगे, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो केसी की यूनिट मोल पर लीटर का स्क्वायर और केपी की यूनिट एटीएम का स्क्वायर,
ठीक है। अब सपोज कोई आयनिक रिएक्शन है जो कि मेनली हमें आयनिक इक्विलिब्रियम में मिलेगी, लेकिन फिर भी डेल्टा एन जी अगर हमें निकालना हो तो देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो डेल्टा एन जी प्रोडक्ट साइड के गैसेस मतलब भाई प्रोडक्ट साइड ये तो एक्वस सब्सटेंस है, तो एक्वस को तो भूल जाओ, रिएक्टेंट साइड भी एक एक्वस सब्सटेंस है, इसको भी भूल जाओ। ठीक है, रिएक्टेंट साइड दूसरा क्या लिक्विड है, ठीक है, इसको भी भूल जाओ। ठीक है, अब मरकरी एक्वस नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे मरकरी एक्वस, क्योंकि मरकरी प्योर लिक्विड के फॉर्म में हमने लिया है। ठीक है, प्योर लिक्विड के फॉर्म में उसने हमें हमने क्या करा है, बेसिकली मरकरी प्योर लिक्विड है जिसको हमने H+ को हमने पानी में डिजोल्व कर दिया, H+ का एक एक्वस सोल्यूशन बना लिया और उसको हमने मरकरी लिक्विड के साथ रिएक्ट कराया, प्योर मरकरी लिक्विड के साथ हमने उसको रिएक्ट कराया। तो लिक्विड कभी भी लिखोगे जब प्योर लिक्विड होगा, और एक्वस तब लिखोगे जिसको हमने पानी में डिजोल्व कर दिया। जैसे वाटर को आप क्या लिखोगे, प्योर लिक्विड लिखोगे, वाटर एक्वस नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे भाई वाटर एक्वस, क्योंकि भाई वाटर प्योर लिक्विड है, वाटर को वाटर में थोड़ी डिजोल्व करोगे, वाटर को वाटर में मिलाओगे तब भी प्योर लिक्विड वाटर ही रहेगा, तो वाटर के आगे लिक्विड ही आएगा। वाटर प्योर लिक्विड या कोई भी प्योर लिक्विड लोगे जिसकी मरकरी लिक्विड होगा या फिर आपका ब्रोमीन लिक्विड होगा, यानी कि ये प्योर लिक्विड्स आपने लिए। एक्वस कब आएगा, जब आप किसी भी चीज़ को पानी में डिजोल्व कर दोगे, जैसे कि आपके कोई भी आयंस होंगे मोस्टली। ठीक है, तो जो भी आयंस होंगे वो आपके एक्वस फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, तो ये बात अपने को समझ में आ गई। तो अब डेल्टा एन जी निकालने के लिए प्रोडक्ट साइड के गैसेस मोल्स, भाई एक ही प्रोडक्ट गैसियस है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, तो आपका प्रोडक्ट साइड के गैसेस मोल्स 1, रिएक्टेंट साइड कोई गैस प्रेजेंट है ही नहीं, तो रिएक्टेंट साइड की गैसेस मोल 0, डेल्टा एन जी की वैल्यू 1 आ गई, केसी की यूनिट मोल पर लीटर आ गई, केपी की यूनिट एटीएम आ गई। सिंपल। जैसे डेल्टा एन जी निकाला वैसे ही हमें एक चीज़ और निकालनी पड़ती है कुछ क्वेश्चंस में। कब निकालनी पड़ती है तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखो कि डेल्टा एन एक्वस निकालते कैसे हैं। तो डेल्टा एन जी होता था चेंज इन गैसियस मोल्स फॉर रिएक्शन, डेल्टा एन एक्वस हो जाएगा चेंज इन एक्वस मोल्स फॉर रिएक्शन। डेल्टा एन एक्वस निकालेंगे कैसे, डेल्टा एन एक्वस ऐसे निकालेंगे, समेशन ऑफ एक्वस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एक्वस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जैसे हमने ऊपर वाली रिएक्शन देखी, तो इसी रिएक्शन के लिए हम डेल्टा एन एक्वस कैसे निकालेंगे, देखो। ठीक है, तो मरकरी लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में तो नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्वस वाली चीज़ें ही लेंगे, एक्वस सब्सटेंसेस हमें लेने हैं। ठीक है, H2 गैस फॉर्म में, इसको भी छोड़ो, हम खाली एक्वस वाली चीज़ लोगे, तो प्रोडक्ट के एक्वस मोल्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड एक ही एक्वस सब्सटेंस है और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो प्रोडक्ट साइड के एक्वस मोल्स कितने आ गए, 1 आ गए, माइनस रिएक्टेंट साइड के एक्वस मोल्स, रिएक्टेंट साइड एक ही एक्वस सब्सटेंस है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, यानी कि रिएक्टेंट साइड एक्वस मोल्स कितने आ गए, 2 आ गए, तो 1 - 2, यानी कि डेल्टा एन एक्वस कितना आ गया, -1 आ गया। तो इस तरीके से हम डेल्टा एन एक्वस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इंपॉर्टेंट बात देखी कि केपी कैसे निकालते हैं, उसका एक्सप्रेशन, केसी का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं और इनकी यूनिट्स कैसे निकालते हैं, डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन एक्वस क्या होता है। इसके अलावा डेल्टा एन सॉलिड, डेल्टा एन लिक्विड की हमें कभी भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट डेल्टा एन जी निकालना होता है, डेल्टा एन एक्वस निकालना होता है। तो अभी के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। जितने भी नोट्स को आप अच्छे से स्क्रीन करो, स्कैन करो, बार बार रिवाइज करो और मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी और आप बहुत ही अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।